आज हम डिस्कस करेंगे कि डाइंग डिक्लेरेशन से जो अहम चीज सामने आनी चाहिए वो हमेशा ये होती है कि असेलेंट जो होता है, अटैकर जो होता है, जिसने इस पे अटैक किया, उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे अहम पर्पस होता है। आइडेंटिफिकेशन कैसे, किसकी वजह से, कैसे देगा? डाइंग डिक्लेरेशन। अगर मैं डाइंग डिक्लेरेशन दूंगा तो सिंपल सी बात है, मुझे क्या करना है? मुझे उस इंसान को आइडेंटिफाई करना है जिसने मुझ पे अटैक किया है। उसे हम कहते हैं अटैकर भी कहते हैं, असेलेंट भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज द मेन, दिस इज द वन ऑफ द चीफ फंक्शंस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। क्या? डाइंग डिक्लेरेशन जो है ये एक रिलायबल पीस ऑफ एविडेंस तब बन जाती है जब असेलेंट की प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो। अगर मैं मरने से पहले यही कहता हूं कि मुझे इदरीस साहब ने मारा है, तो मैं इदरीस साहब को क्या करता हूं? आइडेंटिफाई करता हूं। अगर मेरे इस स्टेटमेंट में, मेरे इस डिक्लेरेशन में किसी भी किस्म की अनक्लियरिटी होगी, किसी भी किस्म की एम्बिग्यूटी होगी, या अगर मेरा ये स्टेटमेंट, मेरी ये डिक्लेरेशन जो है वो इनकम्प्लीट है, तो उस सूरत में ये एक रिलायबल पीस ऑफ एविडेंस नहीं बन जाती। इट इज नॉट ए रेलिवेंट एविडेंस इन दैट केस। इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर मैं कहूंगा कि मुझे इदरीस साहब ने मारा है, लेकिन मैं कास्ट नहीं देता हूं, इदरीस साहब जो है वो केसीएफ में 4 है, ठीक है, तो यहां पे मेरा स्टेटमेंट रेलिवेंट नहीं माना जाता। द डिक्लेरेंट मस्ट हैव कंप्लीटेड हिज स्टेटमेंट। इसी तरह से डाइंग डिक्लेरेशन का अहम पर्पस जो है, दैट इज द प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अटैकर, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द असेलेंट। और जब उस असेलेंट की प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन डाइंग डिक्लेरेशन से होती है, तभी ये एक रिलायबल पीस ऑफ एविडेंस बन जाती है, तभी उसी सिचुएशन में एक रिलेवेंट एविडेंस बन जाती है। ठीक है, अब कौन से वर्ड्स एक डिक्लेरेंट इस्तेमाल करना चाहिए, उन वर्ड्स को बोलने का क्या तरीका होना चाहिए? ठीक है, दैट इज टोटली इममटीरियल, दैट इज टोटली इममटीरियल। फॉर एग्जांपल, मुझे किसी ने मारा मगर बशुस आई एम ए स्टैमरर। स्टैमरर आप समझते हैं? स्टैमरर किसे कहते हैं? स्टैमरर किसे कहते हैं? स्टैमरर, ठीक है, मुझे जानकर पड़े फो तो जेल डाइंग डिक्लेरेशन दे बजम फिर समझ, आपको समझ में आ गया? तो ये मोड ऑफ डिक्लेरेशन जो है, या जिन वर्ड्स को एक डिक्लेरेंट इस्तेमाल करता है डाइंग डिक्लेरेशन देने के लिए, ये बिल्कुल इममटीरियल माना जाता है। व्हाट इज मटीरियल? प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एसेलेंट। जिस इंसान का वो नाम देना चाहिए उसमें किसी भी किस्म की अनक्लियरिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस कृष्णामूर्ति में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, हेल्ड नहीं किया बल्कि ऑब्जर्व। मैं आपको बार बार कहता हूं, जहां पे भी आप ऑब्जर्वेशन देंगे, ऑब्जर्वेशन देखोगे कि इस केस में जज साहब ने ऑब्जर्व किया, ये ऑब्जर्वेशन जो होती है ये पार्टीज पे बाइंडिंग नहीं होती। इट इज कॉल्ड द नॉन बाइंडिंग पार्ट ऑफ ए जजमेंट। जो जूरिस्प्रूडेंस की भाषा में हम इसे क्या कहते हैं? ओबिटर डिक्टा। और जो पार्टी, जो जजमेंट का हिस्सा पार्टीज पे बाइंडिंग होता है, उसे हम कहते हैं रेशो डेसिडेंडाई। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, इस केस का जो होल क्रक्स था वो ये था कि इस इंसान को स्टैब किसने किया और क्यों किया। मैं आपको क्रक्स बता रहा हूं। किसी इंसान को मारा गया था, मारा कैसे गया था? उसके पेट में छुरा घुसा के। अब जब किसी के पेट में छुरा घुसाता है उसे हम कहते हैं स्टैबिंग। इस केस में एक इंसान को स्टैब किया गया था। अब जो डाइंग डिक्लेरेशन से जो चीज सामने आनी चाहिए थी वो क्या थी? किसने इसको मारा और क्यों मारा। आपको समझ में आ गया? ये क्रूशल फैक्ट जो होते हैं ये हमेशा डाइंग डिक्लेरेशन से ही सामने आने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अगर कोई इंसान डाइंग डिक्लेरेशन देता है तो इसकी डाइंग डिक्लेरेशन से जो चीज सामने आनी चाहिए वो ये है कि इसको किसने मारा और क्यों मारा। आपको समझ में आ गया? ये दो चीजें डाइंग डिक्लेरेशन से सामने आनी चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि ये स्टेटमेंट जो है ये जरूरी नहीं कि एक इंसान ये मुंह से ही दे, ऑरली दे, ये साइन से भी दे सकता है। आपको समझ में आ गया? और वो स्टेटमेंट जो एक डिक्लेरेशन देने वाला, डिक्लेरेंट स्टेटमेंट देने वाला साइन से देता है, इट इज इक्वली एडमिसिबल। ऑरल स्टेटमेंट में और इसमें कोई फर्क नहीं। आपको समझ में आ गया? अब ये
इलाहाबाद हाई कोर्ट के फुल बेंच ने ले डाउन किया है, हेल्ड किया है क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला में, फुल बेंच। अगर किसी बेंच में एक ही जज होगा तो उसे हम सिंगल बेंच कहते हैं, अगर 2 जज होंगे तो डिवीजन बेंच कहते हैं, अगर 5, 7 या 9, आज तक 13 का भी लग सकता है, लेकिन आज तक इंडिया की हिस्ट्री में आज तक 9 जज से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं बैठा। आपको समझ में? जो पिछले साल 2-3 साल पहले ट्रिपल तलाक का मसला जो उठा था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें 5 जज बेंच था, लेकिन केशवानंद भारती जो केस था उसमें 9 जज का बेंच लगा। ठीक है, अब यहां पे सवाल पैदा होता है कि डिवीजन बेंच पे चूंकि 2 ही जजेस होते हैं, ठीक है, तो यहां पे ये पॉसिबिलिटी है कि एक जज एक डिसीजन दे सकता है, दूसरा जज, तो वहां पे ये कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि मानेंगे किसका। अगर ऐसा होगा तो वहां पे 2 जजेस का नहीं बल्कि 3 जजेस का बेंच बैठता है। 3 जज में सिंपल सी बात है, 2 एक तरफ से जाएंगे, एक तरफ से जाएंगे। ठीक है, और अगर उनका डिसीजन, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, अगर उनका डिसीजन सेम होगा, सभी जज एक ही डिसीजन देंगे, रीजन भी से, डिसीजन भी से। ठीक है, हमेशा जज को जब डिसीजन देना होता है तो डिसीजन से के लिए उनको रीजन भी देने होते हैं कि अगर हमने डिसीजन दिया तो क्यों दिया। ठीक है, अगर उनका डिसीजन एक ही होगा उसको हम कहते हैं यूनानिमस डिसीजन या यूनानिमस जजमेंट। क्या कहते हैं? यूनानिमस। यूनानिमस निकला है यूनानिमिटी से। यूनानिमिटी मीन्स मुत्तफकाना तौर पर, मुत्तफिकाना तौर पर सभी जज इस मसले पे क्या थे? मुत्तफिक थे। ठीक है, अब अगर एक जज एक बात कहेगा, दूसरा जज दूसरी बात कहेगा, ठीक है, उस जजमेंट को हम कहते हैं डिसेंडिंग जजमेंट। आपने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में अक्सर देखा होगा जस्टिस चंद्रचूड कामा डिसेंटिंग, देखा आपने, या आपने देखा होगा कनकरिंग। ठीक है, ये डिसेंडिंग जजमेंट जो है, ये जहां पे भी आप डिसेंडिंग देखेंगे इसका मतलब ये है कि सारे जजेस इस फैसले पे राजी नहीं थे। आपको समझ में आ गया? तीसरा होता है कनकरिंग जजमेंट। कनकरिंग जजमेंट वो जजमेंट होती है जहां पे सारे जजेस एक ही डिसीजन तो देंगे लेकिन डिसीजन के पीछे जो रीजन है वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, डिसीजन एक ही होगा लेकिन रीजन डिफरेंट होंगे, उसको हम कहते हैं कनकरिंग जजमेंट। ठीक है, इस केस में हाँ क्या बोल रहा था मैं आपको, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने के फुल बेंच ने क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला में ये हेल्ड किया। इस केस में जो लड़की थी डिसीज, जिसकी मौत हुई थी, इसका गला कटा हुआ था। ठीक है, उसको जिसने मारा था उसने उसका गला काटा था। ठीक है, अब चूंकि उसका गला कटा था, शी वॉज अनेबल टू स्पीक। ठीक है, और उसने अपने असेलेंट का नाम इंडिकेट किया, बोला नहीं बल्कि इंडिकेट किया। कैसे? अपने हाथों के इशारों से। आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इस केस में ये हेल्ड किया गया चूंकि यहां पे इस डाइंग डिक्लेरेशन देने वाले ने अपने हाथों से ये साइंस दी। ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन उसने कैसे की? साइंस से। तो जज ने कहा दैट इट इज इक्वली एडमिसिबल, इट इज इक्वली एडमिसिबल। दूसरा केस मीसाला रामाकृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी ऑब्जर्व किया है कि जो साइन लैंग्वेज होती है, एक डिक्लेरेशन अगर डाइंग डिक्लेरेशन कैसे देता है? साइंस के जरिए। अभी लैंग्वेज एक बन जाती है। अब ये साइन लैंग्वेज जो है ये डिपेंड करती है कि इस साइन लैंग्वेज को किसने रिकॉर्ड किया, हु रिकॉर्डेड दोज साइंस। ठीक है, अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपकी इंटीग्रिटी देखी जाएगी। ठीक है, ये पहली चीज डिपेंड करती है कि ये साइन लैंग्वेज जो है इसकी एडमिसिबिलिटी डिपेंड करती है किस पे? जो उसको साइंस को रिकॉर्ड करे। ये पहला, व्हाट गेस्चर्स एंड नॉड्स वर मेड, इसने कौन से गेस्चर्स की, कौन से नॉड्स की? नॉड्स मीन्स ऐसे, हाँ, या ऐसे, इसको नॉड्स कहते हैं। ठीक है, कौन से गेस्चर्स ने किए और कौन से नॉड्स ने किए। तीसरी चीज जो देखी जाती है वो ये है कि इससे कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, हमेशा मैं आपको बार बार कहता हूं, जब आप एविडेंस आपने पढ़ा होगा ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस में, ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस में एक विटनेस से जब भी कोर्ट में एग्जामिनेशन होता है तो उससे वो सवालात नहीं पूछे जा सकते हैं जिन सवालातों में ही आंसर हो। आपको समझ में आ गया? अब जिन सवालातों में ही आंसर हो, जिन क्वेश्चंस में ही आंसर हो, वो उससे नहीं पूछे जा सकते। उन क्वेश्चंस को हम लीडिंग क्वेश्चंस बोलते हैं। आपको समझ में आ गया? मिसाल के तौर पर अगर इसका क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है
तो क्रॉस एग्जामिनेशन हमेशा कौन सा वकील इसको करता है? अपोज, इसीलिए इसको क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। ठीक है, ये याद रखो। एग्जामिनेशन जो होता है एक विटनेस का वो 3 तरीकों का होता है। पहला होता है एग्जामिनेशन इन चीफ। एग्जामिनेशन इन चीफ जो होता है उसमें एक विटनेस को वही पार्टी एग्जामिन करती है जिसने उसको बुलाया होगा। आपको समझ में आ गया? मेरा विटनेस, मैं ही उसे एग्जामिनेशन करूंगा। तो सिंपल सी बात है, यहां पे मैं उसको वो क्वेश्चंस पूछूंगा जो मेरे फेवर में जाए। आपको समझ में आ गया? लेकिन इसने जो आंसर्स दिए, इसने जो स्टोरी कोर्ट के सामने रखी, वो कितनी सच है, कितनी गलत है, इसका टेस्ट हमेशा क्रॉस एग्जामिनेशन में होता है। याद रखो, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन में जो विटनेस होता है, इसको अपना वकील जिसने उसको बुलाया होगा वो उसका एग्जामिनेशन नहीं करता। इसका एग्जामिनेशन हमेशा एडवर्स पार्टी करती है, अपोज्ड पार्टी करती है। दैट मीन्स इसने जो क्रेडिट लिया था कहां पे? एग्जामिनेशन इन चीफ में, उसका वो क्रेडिट इंपीच होना चाहिए, उसका वो क्रेडिट कम होना चाहिए। कैसे कम होगा? क्रॉस एग्जामिनेशन में। क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन में चूंकि उसका एग्जामिनेशन एडवर्स पार्टी करती है, एडवर्स पार्टी का इंटेंशन ये होता है कि इसने जो जवाब दिए एग्जामिनेशन चीफ में, मुझे वो जवाबात गलत साबित करने हैं ताकि केस मेरे फेवर में जाए। आपको समझ में आ गया? लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता है कि उससे वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हाँ, क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, ये याद रखो, विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। उसकी एक्सेप्शंस हैं, किन किन सर्कमस्टेंसेस में क्रॉस एग्जामिनेशन में एक विटनेस से लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसके एक्सेप्शंस हैं। पहले एक्सेप्शन ये है कि कोर्ट की परमिशन होनी चाहिए। दूसरा एक्सेप्शन ये है कि जो क्वेश्चन उससे पूछा जाता है वो इंट्रोडक्टरी इन नेचर होना चाहिए। मैंने आपको कहा था इंट्रोडक्टरी किसे कहते हैं? जहां पे केस का सब्जेक्ट मैटर जो होता है उसका तारुफ होता है कोर्ट में। आपको समझ में आ गया? मिसाल के तौर पे अगर फैक्ट इन इशू ये है कि राइटिंग हुई है कि नहीं हुई है, दिस द क्वेश्चन टू बी डिसाइड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। राइटिंग आप समझते हैं, दंगे वगैरह, ठीक है। मैं घर में बैठा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन बाहर से मैंने चिल्लाने की आवाजें सुनी, मैंने शाउटिंग सुनी, मैंने स्लोगन सुने। मैं कोर्ट में कहता हूं कि जैसा मैंने ये नहीं देखा कि राइटिंग में मुलविस कौन है, लेकिन हां मैंने ये सुना कि स्लोगन्स हुए थे। आपको कोर्ट को क्या देखना पड़ेगा? ये डिसाइड करने से पहले कि राइटिंग में कौन शामिल था, ये डिसाइड करने से पहले कोर्ट को पहले ये देखना पड़ेगा कि राइटिंग हुई है या नहीं हुई है। आपको समझ में आ गया? अब जब मैं कोर्ट में कहता हूं कि जैसा मैंने शाउटिंग भी सुनी, मैंने क्राइंग भी सुनी, मैंने स्लोगन्स भी सुने, इससे क्या होता है? केस का इंट्रोडक्शन होता है। क्या होता है? केस का इंट्रोडक्शन। ये एक्सेप्शन है, ठीक है, कि क्रॉस एग्जामिनेशन में अगर केस के सब्जेक्ट मैटर का इंट्रोडक्शन कोर्ट के सामने आता तो वहां पे लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या उन क्वेश्चंस पे भी लीडिंग क्वेश्चंस, उन मामलात में भी लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जहां पे जो मसला है वो अनडिस्प्यूटेड है, जहां पे डिस्प्यूट है ही नहीं। आपको समझ में आ गया? जिस मसले पे डिस्प्यूट है ही नहीं, उस मसले पे लीडिंग क्वेश्चंस पूछने में कोई हर्ज है? क्योंकि केस कोर्ट को उस मसले पे डिसीजन सुनाना ही नहीं है, क्योंकि वो मसला डिस्प्यूट में नहीं। लेकिन एग्जामिनेशन इन चीफ में याद रखो, एग्जामिनेशन इन चीफ में एक विटनेस को कभी भी लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते। लीडिंग क्वेश्चंस का मतलब यह है कि अगर मैं आपको एग्जामिनेशन चीफ करता हूं तो मुझे आपको कहना है आपका नाम क्या है। मैं आपको ये नहीं पूछ सकता हूं कि क्या आपका नाम इदरीस है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि आपका नाम इदरीस है तो मैं आपको यही से एक हिंट देता हूं। आपको समझ में? मैं आपके मुंह में आंसर को द ओनली थिंग यू हैव टू डू इट इज टू थ्रो इट बैक। आंसर की हिंट मैं यहीं से दे रहा हूं, आपको क्या करना है? आपको यही वापस कहना है, ठीक है। मुझे आपसे कहना है कि आप कहां रहते हो, मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि क्या आप पुलवामा में रहते हो। अगर मैंने ऐसा कहा तो मैंने कौन सा क्वेश्चन पूछा? लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते। लीडिंग क्वेश्चंस कहां पे पूछे जा सकते हैं? क्रॉस एग्जामिनेशन में, लेकिन वहां पे भी उसकी एक्सेप्शंस है। एक तो कोर्ट की परमिशन, दूसरा इंट्रोडक्टरी होना चाहिए, तीसरा अनडिस्प्यूटेड होना चाहिए। व्हाट वर द क्वेश्चंस आस्क्ड, कौन से क्वेश्चन उसे पूछे गए, इसका भी डिपेंड करता है कि साइन लैंग्वेज को एडमिसिबल बनाने के लिए ये भी एक चीज देखी जाती है कि इस डिक्लेरेंट को जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कैसे पूछे गए। क्या दितमुत आंसर तो फिर इधर क्या इसके मुंह में तो नहीं भरा गया था, ठीक है। इसी तरह से क्या वो क्वेश्चन जो है जो इसे पूछे गए हैं क्या वो सिंपल थे या कॉम्प्लिकेटेड थे, ठीक है। और ये भी देखा जाता है कि इसने जो वहां से नॉड्स की, इसने जो वहां से गेस्चर्स की, वो कितने
इंटेलिजिबल थे, अंडरस्टैंडेबल कितने थे। अब सवाल पैदा होता है कि अगर ये डाइंग डिक्लेरेशन देने वाला, इसने डिक्लेरेशन तो दी, डाइंग डिक्लेरेशन क्या होती है? डाइंग डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन डाइंग डिक्लेरेशन एक्सप्लेनिंग द कॉज ऑफ डेथ, जहां पे एक इंसान इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि मेरे मरने की वजह क्या थी, या वो इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि मेरी मौत जो है वो किन सर्कमस्टेंसेस में हुई है। ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन इज द डिक्लेरेशन मेड बाय अ पर्सन एक्सप्लेनिंग द कॉज ऑफ हिज डेथ एंड द सर्कमस्टेंसेस व्हिच रिजल्टेड इन हिज डेथ। अब सवाल पैदा होता है कि डिक्लेरेशन देने वाले ने डिक्लेरेशन दी, लेकिन उसके बाद वो मरा ही नहीं। मैंने आपको कहा था इंडियन लॉ में ये पोजीशन है कि डाइंग डिक्लेरेशन देने वाला जो होता है, जिस वक्त वो डिक्लेरेशन देता है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि उस वक्त वो अपनी मौत को एंटिसिपेट करना चाहिए। आपको समझ में आ गया? मैंने आपको वो केस बताया था कि वहां पे एक डिक्लेरेशन देने वाले ने डिक्लेरेशन उस वक्त दे दी जहां पे वो रिकवर कर रहा था। डॉक्टर ने सुना क्या, इशू युकुन निमान, लेकिन उसके बाद भी वो मरा। आपको समझ में आ गया? तो ये बिल्कुल इममटीरियल माना गया कि जिस वक्त उसने डाइंग डिक्लेरेशन दी उस वक्त वो रिकवर कर रहा था। ये तमिस वन छो युकुन निमान, तमिस क्या, तमिस पेवान तम सब्ज बाग बे, तमिस गसान रिश्वत रटनिच बे चाहत पद वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उस वक्त ये नहीं, ये बिल्कुल इममटीरियल माना जाता है कि तम साथ सह पन डेथ एंटिसिपेट कराने। ठीक है, लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन तभी रेलेवेंट मानी जाएगी जब वो इंसान मर जाए। इन ऑल द केसेस द बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन। अगर एक इंसान डिक्लेरेशन दे रहा है लेकिन मर रहा है, तो इसमें बेस्ट एविडेंस यही है कि जिसके सामने उसने अपना कॉज ऑफ डेथ एक्सप्लेन किया है वही कोर्ट में आए। ठीक है, जैसा उसको पता था लेकिन वो नहीं है, वो मर गया, उसने कॉज ऑफ डेथ मेरे सामने एक्सप्लेन किया है। चूंकि उसकी एविडेंस जो है वो हियर से ही है, उसके पास जो नॉलेज है वो डिराइव्ड नॉलेज ही है, वो फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है, लेकिन इट इज द बेस्ट एविडेंस। आपको समझ में आ गया? लेकिन अगर किसी को किसी के इवेंट के बारे में, किसी ट्रांजैक्शन के बारे में फर्स्ट हैंड नॉलेज हो, ठीक है, तो उसमें बेस्ट एविडेंस क्या है? बेस्ट एविडेंस ये है कि वो कोर्ट में खुद आके कहे। ऑरल एविडेंस इन ऑल केसेस मस्ट बी डायरेक्ट, सेक्शन 60 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, अब अगर ये डिक्लेरेंट सर्वाइव करता है तो उसका ये स्टेटमेंट जो है दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। व्हाई द डिक्लेरेंट सर्वाइव्स, हिज स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज्ड एज ए डाइंग डिक्लेरेशन। सवाल ही पैदा नहीं होता है। व्हाई द डिक्लेरेंट सर्वाइव्स, हिज स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज्ड एज ए डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है, लेकिन जब तक वो जिंदा है, मरा नहीं, डिक्लेरेशन तो दी है इसने, डिक्लेरेशन देने के बाद वो 10 दिन तक जिंदा रहा आदिल साहब। ठीक है, तो उस सूरत में इट विल रिमेन विद इन द एम्बिट ऑफ, इट विल रिमेन विद इन द रियल्म ऑफ स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन। डाइंग डिक्लेरेशन हेको मानित क्या, मगर क्या हेको मानित, यह हेको सु स्टेटमेंट मानित युस जन रिकॉर्ड गोमुत ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, उसने स्टेटमेंट दिया है, इसको रिकॉर्ड किया गया है। चूंकि वो अभी कहां है, जिंदा ही है, तो जब तक जिंदा है तब तक उसका स्टेटमेंट एज डाइंग डिक्लेरेशन इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता। दैट मीन्स वो किस एम्बिट में रहेगा, किस कवर में रहेगा, स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन। आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब अगर वो जिंदा रहा और कोर्ट में खुद अपीयर हुआ एविडेंस देने के लिए, तो उसकी डिक्लेरेशन जो है, जो उसने डिक्लेरेशन दी थी, ठीक है, कब, पहले, मरने से पहले, लेकिन मरा नहीं, उसके बाद वो ठीक होता है, और जब ठीक होता है तो वो खुद कोर्ट में अपीयर होता है। ठीक है, तो उसने जो डिक्लेरेशन दी थी वो इस्तेमाल की जा सकती है दो चीजों के लिए, या तो कोरॉबरेशन के लिए या तो कंट्राडिक्शन के लिए। आपको समझ में आ गया? कोरॉबरेशन मैंने आपको कहा था, कोरॉबरेशन मीन्स ये अक स्टेटमेंट आसी बे स्टेटमेंट सपोर्ट करा, ये अक स्टेटमेंट आस फिट बेहवान कत मज बे स्टेटमेंट को कहते हैं कोरॉबरेशन। ठीक है, या तो उस चीज के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको समझ में आ गया कि अगर वो बह दुकान पे तथी मोर होस वन वुच कोर्ट यह गयो वो दुकान पे। ठीक है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट डिक्लेरेशन दी सो कम खतर ग इस्तेमाल, कमे खतर ग वो कोरॉबरेशन खतर।
आपको समझ में आया? दूसरी चीज कंट्राडिक्शन के लिए अगर वो डिक्लेरेशन दिसम मारने ब्रोह डेथ बेडस पे क्या यह अत बदल कह फैक्ट क्या करान कंट्राडिक्ट करान। ठीक है, युस चीज मोन सह अगर नह स्टेटमेंट क्या गई कंट्राडिक्ट, अगर सह स्टेटमेंट क्या गो corroborate। क्लियर हुआ? दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 32 क्लास 1।